चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको आपने रिफ्रैक्शन के नाम से जाना होगा। मैं पीछे के जो टॉपिक्स हैं जो पढ़ाए गए हैं आपको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी नॉर्मल को लेके कि पूरा जो भी हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स को लेकर पढ़ते हैं, तो उसकी जो बेसिक नींव होती है हमारे पास में नॉर्मल होता है। वहां पर नॉर्मल में मैंने प्लेन सरफेस के रिगार्डिंग बात करी थी और स्पेरिकल सरफेस का थोड़ा सा एक वहां पर हिस्सा मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करी थी। फिर हमने बात करी थी प्लेन मिरर को लेके, और प्लेन मिरर के बहुत सारे हमने वहां पर उस क्या क्या केसेस बन सकते हैं वो सारे वहां पर पढ़ने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट हमने बात करी थी कि हमारे पास में स्पेरिकल मिरर्स जब आ जाते हैं तो वहां पर हमें कैसे अपने न्यूमेरिकल की अप्रोच करनी होती है, कैसे उनके फॉर्मूलाज वहां पर हमने यूज करे थे और उसकी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन सकती है, उन सब के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर के अंदर में दो लेक्चर जो आए थे उनके अंदर में अच्छे से समझा भाई। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे वो एक नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास में। जैसे कि शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि हमें एक रे ऑप्टिक्स पढ़नी होती है और एक हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स पढ़नी होती है। तो रे ऑप्टिक्स का ये दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर में हम स्पेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिरर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी डीपीपी जो प्रैक्टिस शीट्स है आप लोगों को वही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर में आप लोगों को मिल गई है, और जिसका सॉल्यूशन है वो हमारे एक साथी हैं देवाशीष सर हैं जो कि आईआईटी धनबाद से पास आउट है और अभी हमारे पास में आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। वो उसके सॉल्यूशन वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो जो भाई जिसने वो डीपीपी डाउनलोड नहीं करी है टेलीग्राम चैनल के अंदर में जाके आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, और जहां पर वो सॉल्यूशन मिल रहे हैं उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे दे दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स साला के नाम से वहां पे एक चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में समय कम है तो सर जो है जम्मू में रहते हैं तो वहां पर मेरे पास में थोड़ा फिजिबल नहीं है कि मैं उनके वीडियोस को टाइम रहते हुए यहाँ पर अपलोड कर दूं। तो वहीं पर जो अपलोड करते हैं सीधा मैं आप लोगों को उनका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे, ताकि हम मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपको पढ़ाने में यहाँ पर लगा सके। चलिए आज मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन को लेके। तो रिफ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर में हमें क्या क्या देखना होगा। पहली चीज तो रिफ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक बनने वाला है क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर में पढ़ना क्या क्या होता है हमारे पास में, तो जो मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक क्वेश्चन के साथ में करना चाहूंगा मैं इसको लेके, और फिर उससे पर दर पर जितने भी हमारे पास में टॉपिक्स होंगे उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लो मेरे पास में एक सरफेस है, ठीक है, एक मेरे पास में गिलास आप लोगों ने लिया और जो कि पानी का भरा हुआ भाई, ये पूरा मेरे पास में गिलास है, ये पूरे पानी का भरा हुआ है, और यहां पर एक आप लोगों ने पेंसिल इसके अंदर में डिप कर दी है, एक पेंसिल आप लोगों ने डिप कर दी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहां पर इसको खड़ा होकर देख रहा हूं भाई, इस पोजीशन पर मैं इसको खड़ा होकर देख रहा हूं, तो ये पेंसिल क्या मुझे इसी पोजीशन पर दिखती हुई मिलेगी? वाटर का भरा हुआ है, इसके अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये पेंसिल इसी पोजीशन पर दिखेगी या इससे ऊपर उठाई देगी? दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। मान लो एक समुद्र है या कोई तालाब है जिसके अंदर में एक मछली है यहां पर, और यहां पर एक चील है, ठीक है भाई, कोई पक्षी है जिसको ये मछली को खाना है भाई यहां से, तो उसको ये जो मछली है क्या इसी पोजीशन पर दिखेगी या ऊपर उठी दिखेगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये चील के बारे में बात कर रहा था जो यहां पर पक्षी उड़ रहा था। अब मैं मछली के रिस्पेक्ट में बात करता हूं कि ये जो मछली यहां पर है इसको चील जो यहां पर है जो पक्षी इसके ऊपर में उड़ रहा है क्या इसी पोजीशन पर दिखेगा या इससे ऊपर उठा हुआ दिखेगा या फिर इसके नीचे उठा दिखाएगा? ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का जो हमारे पास में सॉल्यूशन निकल के आएगा, जो भी हमारे पास में होगा, सारा का सारा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है रिफ्रैक्शन के साथ में। अगर आप रिफ्रैक्शन का बेसिक समझ जाते हैं तो आप इन जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा उनका आप इजीली यहां पर मेरे को आंसर दे देंगे। अब क्या इन सब चीजों के पीछे बेसिक है तो उसको यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों को बताया था मैंने कि प्लेन मिरर का जो भी हमारे पास में पूरी ऑप्टिक्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? केवल और केवल उस सरफेस का नॉर्मल निकालने पर हमारे पास में डिपेंड करती है। यानी कि रिफ्रैक्शन भी हमारे पास में किस पे डिपेंड करने वाला है भाई? ये भी हमारे पास में नॉर्मल के, अगर नॉर्मल आप लोगों को सरफेस का निकालना आ गया ना तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लोगे। अब रिफ्रैक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। मान लो ये मेरे पास में एक सरफेस है, इंटरफेस है, दो सरफेसेस का। मान लो ऊपर आप लोगों ने एयर लिया और नीचे आप लोगों ने ले लिया वाटर ले लिया भाई। एक ऊपर मेरे पास में एयर है और नीचे आप लोगों ने वाटर ले लिया। अब यहां पर इसका नॉर्मल, ये मेरे को जो सरफेस दिख रहा होगा, इस तरह का सरफेस दिख रहा होगा मेरे को, जिसके नीचे तो पानी भरा हुआ है और ऊपर हुआ है, तो ये जो बीच का इंटरफेस बन गया ना, आपको इस इंटरफेस को कंसिडरेशन में लेना है। यानी कि आपने ये सरफेस कंसिडरेशन में लिया तो इसका नॉर्मल मेरे को बताओ भाई कहां पर होगा? तो आप सबने बताया कि जी इसका नॉर्मल जो होगा वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऊपर से नीचे तक आप चले जाओ, आर्बिट्रेरी लाइन है ना, कहीं पर भी आप बना सकते हो, हर सरफेस पर होता है, लेकिन कंसिडरेशन के लिए हम केवल एक यहां पर लेके चलते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर मेरे पास में रे आएगी, ये मेरे पास में रे आती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर गिनेगी और ये मान लो ये एंगल बनाती आर आई, यानी कि इंसिडेंस एंगल हो गया।
जब ये इस सरफेस पर गिरेगी तो कुछ रे जो होती है वो तो भाई यहां पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और कुछ जो होती है वो दूसरे मीडियम के अंदर में ट्रांसमिट हो जाती है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि यहां पर एक तो आई मेरे पास में इस डायरेक्शन में, तो कुछ यहां पर क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, और कुछ रेडिएशन इस पानी के अंदर में जो वाटर है उसके अंदर में ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन जो ट्रांसमिट होगी वो अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन होगी ना, जो ओरिजिनल डायरेक्शन उसकी रही होगी, उससे दो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, या तो जो ये मेरे पास में नॉर्मल बना हुआ है, यहां पर जो नॉर्मल बनाया हुआ है उसकी तरफ आ जाए, या फिर वो वहां से दूर चली जाए। यानी कि दो पॉसिबिलिटी आ गई है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, दो केस आप लोग के पास में आ गए। अब ये कब कब होंगे ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी कि पहले तो आपको रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि उसका नॉर्मल निकालना आना चाहिए। दूसरी चीज जरूरी है कि जो रे उस मीडियम के अंदर में चली गई है, एंटर कर गई है, वो टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अगर ये आपको निकालना आ गया तो समझ लो रिफ्रैक्शन आप लोगों का खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये क्या क्या हमारे पास में ध्यान रखने वाली चीजें होती है। मान लो यहां पर हमारे पास में दो तरह के मीडियम होते हैं। जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमें दो तरह के मीडियम पढ़ने पड़ते हैं। पहला होता है मेरे पास में रेरर मीडियम, और दूसरा मेरे पास में होता है डेंसर मीडियम। तो ये दो मीडियम के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या रेरर मीडियम होता है और क्या मेरे पास में डेंसर मीडियम होता है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरी रे टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी उसके अंदर में। चलिए भाई मैं बात करता हूं। रेरर मीडियम वो होते हैं जिनके अंदर में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि लाइट की जो स्पीड होगी वो हमारे पास में जब इनके मूव करेगी तो यहां पर क्या होती है, लार्ज होती है, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम होती है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में डेंसर मीडियम होती है। हम कंपैरिजन में लेते हैं किसी के कंपेयर में। मान लो ये मीडियम और ये मीडियम को कंपेयर करूंगा तभी मैं बता सकता हूं कि कौन सा मेरे पास में रेरर है और कौन सा मेरे पास में डेंसर है। लेट अस सपोज कि आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगर ये किसी मीडियम के अंदर में 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है ये वेलोसिटी से, तो आप क्या कहेंगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में मेरे पास में रेरर मीडियम कौन सा है। तो बिल्कुल आप सबका आंसर होना चाहिए कि रेरर मीडियम तो ये है क्योंकि इसके अंदर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। और डेंसर मीडियम की बात करूं तो इसके अंदर में स्पीड ऑफ लाइट कम है। लेकिन कब आप लोगों ने बताया कम या ज्यादा मेरे पास में, जब दोनों चीजों को आपने कंपेयर कर लिया। आफ्टर कंपैरिजन आप लोगों ने बताया कि मेरे पास में जो सेकंड मीडियम है वो डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और मैं फर्स्ट को अगर कंपेयर करना चाहता हूं तो आप कहेंगे कि फर्स्ट मीडियम जो मेरे पास में है वो मेरे पास में रेरर है एज कंपेयर टू सेकंड मीडियम। तो यानी कि जब भी हमारे पास में रेरर और डेंसर हम लोग को बताने पड़ते हैं तो कम से कम हमारे पास में दो मीडियम होने चाहिए ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें किसके साथ में कंपैरिजन करना है, कौन सा मेरे पास में रेरर होगा और कौन सा मेरे पास में डेंसर होगा। ठीक है, ज्यादा हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। यहां पर आप बोल सकते हैं कि मेरे पास में जो लाइट की स्पीड होगी वो लेस होगी, यानी कि लेस होगी, और इसके अंदर में लार्ज होगी। यानी कि अगर दो कंपैरिजन में ले रहे हो तो इसके अंदर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और इसके अंदर में हमारे पास में कम होती है, लेस भी बोल सकते हैं आप लोग। चलिए अब बात करें कि भाई ये तो आप लोगों ने कहानी बताई रेरर और डेंसर की, लेकिन अभी तक तो आपने आंसर ये नहीं बताया कि ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी इसके अंदर में। ठीक है, तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो इसका आप लोगों को मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं भाई कैसे आप लोग को याद रखना है कि जब भी रे जो है जिस भी मीडियम में एंटर कर रही है, यानी कि डेंसर टू, हमारे पास में पहला मैं केस जो लेके चल रहा हूं इसके अंदर में, अगर वो रेरर टू डेंसर चल रही है, रेरर टू डेंसर चल रही है, ठीक है, इसको एरो हेड को याद रखना जो मैंने डी का बनाया। दूसरा मैंने केस बताया डेंसर टू रेरर चल रही है, डेंसर टू रेरर चल रही है, यानी कि यहां पर मैंने एरो हेड जो बनाया इसका ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग देख पाएंगे कि अगर मेरे पास में मीडियम पहला रेरर है और दूसरा मेरे पास में डेंसर है, यानी कि रे जो है वो रेरर टू डेंसर जा रही है। अगर मैं इसको नॉर्मल मान लेता हूं, यहां पर मैं इसको नॉर्मल मान लेता हूं, इस डी के ये वाले को थोड़ा याद करने का है, बाकी इससे कोई और लिंक नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रे आएगी डी का जो इधर बनाएंगे तो ये टुवार्ड्स द लाइन आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं कि भाई जब भी हमारे पास में रेरर टू डेंसर जाएगी तो रे जो है हमारे पास में टुवार्ड्स नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, दूसरा हम बात करें कि डेंसर टू रेरर जा रही है, तो डेंसर टू रेरर जाएगी, तो अगर मैं इस आर के इसको यहां पर जो मेरे पास में बना हुआ है इसको मैं मान लूं कि नॉर्मल है मेरे पास में, तो वो कहां जा रही है, उससे अवे साइड में जा रही है। तो अब मेरे को बताओ कि ये केस 1 कब बनेगा और केस 2 कब बनेगा। बिल्कुल सही, अगर मेरे पास में केस 1 लेके आना है तो आप देख रहे हैं कि इसका एक्चुअल पाथ ये था और ये इस डायरेक्शन में मूव कर गई है, तो इस डायरेक्शन में कब मूव कर सकती है, जब वो रेरर टू डेंसर मूव करती है। और दूसरा केस कौन सा बनना मेरे पास में,
दूसरा, अगर ये केस लेके जा रहे हैं तो ये मेरे पास में नॉर्मल बना हुआ है सरफेस का, कौन से सरफेस का, जहां पे ये रे जो है इंसिडेंट हुई है वहां से ये क्या कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, यानी कि दूसरा केस कौन सा बन गया मेरे पास में, डेंसर टू रेयरर वाला। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया है तो हम इसको आगे चलने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप इसको देखना चाहें तो एक बार भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, हम चीजों को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। चलो भाई, अब इसकी बात हो गई है। अब इनके बीच में हमारे पास में क्या क्या लॉज बनते हैं, रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे उसी तरह से हमारे पास में रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर पर आऊंगा भाई मैं थोड़ी देर के बाद में। थोड़ा इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ना सोचने का दायरा खोलना जरूरी होता है कि भाई आपको किस तरह से सोचना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना हमेशा कोई भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेगा। हाँ, कंसेप्ट वही रहेगा हमारे पास में, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने को काम करना होता है। तो नॉर्मल अगर आप लोगों को निकालना जाता है ना किसी भी सरफेस का, तो चाहे मेरे पास में रिफ्लेक्शन का कोई क्वेश्चन दे दे या फिर रिफ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन दे दे तो आप इजीली इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए मैं बात करता हूं इन चीजों को लेके। ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि भाई मेरे पास में अगर ये इंटरफेस है दो सरफेसिस का, तो अगर ये मेरे पास में रेयर मीडियम है और ये मेरे पास में डेंसर मीडियम है, तो मेरे को बताओ ये नॉर्मल है, एक्चुअल पाथ ये था, तो रे डिफ्लेक्ट कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, दूसरे केस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में अगर इंटरफेस है और ऊपर मेरे पास में डेंसर मीडियम है, नीचे मेरे पास में रेयर मीडियम है, कोई जरूरी नहीं है ऊपर डेंसर हो, नीचे भी आप नीचे से भी रे को इंसिडेंट करवा सकते हैं, जैसे हम केसेस के अंदर भी बात करेंगे, आपकी मर्जी है भाई, जहां से भी आप इनको मीडियम मानना चाहें। तो ये एक्चुअल पाथ से डेविएट होगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि यहां पर इसका था एंगल ये, अब ये मूव कर गई है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में इनको जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए कि क्या क्या हमारे पास में होंगे। दूसरा, तीन चीजें आप लोगों ने यहां पर सीखी मेरे साथ में कि क्या नॉर्मल होता है, क्या मेरे पास में रेयर मीडियम होता है, क्या मेरे पास में डेंसर मीडियम होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई। अब मैं यहां पर इसके लॉज की बात करता हूं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहला लॉ इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं भाई। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि भाई हमारे पास में अगर दो मीडियम हैं, मान लो ये दो मीडियम मेरे पास में बने हुए हैं, तो इनका एक फैक्टर आता है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। उसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, या फिर इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या म्यू से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, हम इसको बोलते हैं कि ये जो मेरे पास में है दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन मीडियम, यानी किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की अगर बात करते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंपेयर करते हैं वैक्यूम में उस लाइट की क्या हमारे पास में वेलोसिटी रही होगी उसके अंदर में। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो लाइट की हमारे पास में जो स्पीड होती है वो कहां पर होती है, वैक्यूम के अंदर में होती है। तो उसी के साथ में हमें कंपैरिजन करना होता है उस मीडियम का, इन दोनों का जो रेशियो आएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि भाई मेरे पास में अगर ये 3 है, उसके अंदर में स्पीड 10 × 8 मीटर पर सेकंड मूव कर रही है एक मीडियम के अंदर में, यानी कि ये मेरे पास में वैक्यूम आ गया। दूसरा मैं बात करूंगा इसके अंदर में कि अगर दूसरे मीडियम के अंदर में जो ट्रेवल कर रही है वो 1.5 × 10⁵ 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो मेरे पास में वैल्यू निकल के आने वाली है वो कितनी आएगी, दैट विल बी 2 मेरे पास में आ जाएगा। यूनिट लेस रहेगा ये, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड से कैंसिल आउट हो जाता है और ये मेरे पास में इसका आंसर 2 आएगा। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पर आप लोग ये बोलेंगे कि भाई मेरे पास में जो दूसरा मीडियम है ना, दूसरा मीडियम है, अगर मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं तो ये मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आया है, तो ये जो मीडियम है वो पहले मीडियम के कंपैरिजन में क्या है, डेंसर है। ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो आप कहेंगे कि ये मेरा जो है जिसको कंपैरिजन में हम लेके आ रहे हैं, वैक्यूम के कंपैरिजन में कर रहे हैं या एयर के हम कंपैरिजन में कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में यहां पर लाइट की जो वेलोसिटी रहने वाली है वो क्या रहेगी, मेरे पास में कम रहेगी। ठीक है, अगर मैं दूसरे केसेस के अंदर में बात करूंगा, जब मैं दो अलग अलग मीडियम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम के अंदर में होती है, उसके साथ में उससे ऊपर हमारे पास में हो नहीं सकती। मान लो मैं 2 कंपेयर किया मैंने और यहां पर मेरे पास में आ गया, लेट अस सपोज कि 1.5 आ गया × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और नीचे मेरे पास में किसी की स्पीड हम बात कर ले, ये मान लो 0.5 लिख लिया मैंने मीटर पर सेकंड और नीचे लिख दिया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मेरे पास में आ गई है। ठीक है, इसको कंपेयर करो आप लोग, तो यहां पर आप लोग को क्या मिलने वाला है, ये कट जाएगा, ये मेरे पास में बनने वाला है 1/3 का मतलब है मेरे पास में 0.33 मिलने वाला है। यानी कि यहां पर आप लोगों ने देखा कि मेरे पास में जो दूसरा मीडियम है, दूसरा मीडियम के अंदर में वेलोसिटी मेरे पास में 1.5 है और इसके अंदर में मेरे पास में क्या है, यहां पर 0.5 है। तो आपको जिसका भी कंपैरिजन करना हो, ऊपर मेरे पास में अगर मीडियम 1 है और नीचे मेरे पास में मीडियम 2 है,
तो अगर मैं मीडियम 2 को कंपेयर करना चाहता हूं किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे कि मेरे पास में ये जो मीडियम है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.33 आई है, यानी कि लेस देन 1 आई है, तो ये मेरे पास में क्या रहने वाला है, रेयर मीडियम रहने वाला है। ठीक है ना, किसी को कंपैरिजन हम करेंगे, अगर वो लेस देन हमारे पास में जीरो आ जाती है, लेस देन 1 आ जाती है, तो आप कहेंगे कि वो मीडियम मेरे पास में रेयर है। यहां पर हमारे पास में ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो आप कहेंगे कि ये जो मीडियम जिसको भी कंपैरिजन में आप डिनोमिनेटर में लेके चल रहे हो, यानी कि मीडियम को लेके चल रहे हैं, वो मेरे पास में क्या हो गया है, वो मेरे पास में एक डेंसर मीडियम हो गया, अगर ग्रेटर देन मेरे पास में 1 आती है। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में इतना मतलब होता है कि उसके अंदर में वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट किससे हमारे पास में मूव करेगी, ज्यादा करेगी या फिर मेरे पास में कम करेगी। अगर ग्रेटर देन वैल्यू मेरे पास में 1 आ जाती है, तो आप कहेंगे कि वो मेरे पास में मीडियम है जिसके साथ में मैं कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि मैं एयर के साथ में कंपेयर कर रहा हूं, तो उसके रिस्पेक्ट में वो डेंसर है। अगर वो वैल्यू मेरे पास में लेस देन 1 आ जाती है, तो आप कहेंगे कि उस पर्टिकुलर मीडियम की जो वेलोसिटी है, यानी कि उसके अंदर में जो लाइट की वेलोसिटी है, वो मेरे पास में ज्यादा है एज कंपेयर टू जिसके साथ में आप कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि मेरे पास जो मीडियम आने वाला है, जिसको मैं मीडियम मान के चल रहा हूं, मेरे पास में रेयर मीडियम है, और जिससे कंपेयर कर रहा हूं वो मेरे पास में डेंसर मीडियम हो गया। चलिए बात करते हैं आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसी तरह से जब भी हम दो सरफेसेस का इंटरफेस आगे से बात करेंगे, तो वहां पर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वहां पर खेल रहेगा भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हमें वहां पर लेके चलना होगा, वही हमारे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनकर चलने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे साथ में 2-3 चीजें यहां पर पढ़ ली हैं। पहला केस आप लोगों ने ये पढ़ लिया, पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नीड है ये। दूसरा यहां पर लॉज की हम बात कर रहे हैं, और लॉज को पढ़ने से पहले आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया। ये भी हमारे पास में क्या होगी, पूरे रिफ्रैक्शन की नींव होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने समझा इसको। अब ये मेरे पास में इंटरफेस बना हुआ है। ये मैंने कहा कि ये मेरे पास में मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। मैंने यहां पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है भाई, यहां पर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है मीडियम 1 का, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मीडियम 2 का। लेकिन किसके साथ में कंपेयर किए गए थे, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इनको हमने एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया था, यानी कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हमने कंपेयर किया था, तो लेट अस सपोज इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास में 1 आ रही है, और इसकी वैल्यू मेरे पास में मान लो 4π3 आ रही है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास में क्या है, ये अगर मैं एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूं, इसको एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। तो जो वैक्यूम के अंदर में स्पीड है वही उसकी एयर के अंदर में स्पीड में इक्वल का केस हो गया वो। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये वैल्यू बताओ मेरे को, ये क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो ये पर्टिकुलर जो मीडियम है ना, ये जो पर्टिकुलर मीडियम आप लोगों ने नीचे इसके अंदर में यूज किया हुआ है, वो मेरे पास में क्या होगा, डेंसर होगा एज कंपेयर टू एयर। ठीक है ना, जिसके साथ में कंपेयर करके वैल्यू लेके आए थे। लेकिन यहां पर तो मैंने अलग अलग मीडियम ले लिए। अगर हम इन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, तो कौन सा रेयर होने वाला है और कौन सा डेंसर होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि भाई अगर मैं इनका कंपेरिजन कर लूं, चलो इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं। यहां पर मैं इसकी वैल्यू कितने ले लें भाई, ये 0.5 ले लेता हूं मैं। चलो यहां पर 0.5 ले ली मैंने 1 का, क्योंकि एयर के साथ में आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, तो 0.5 मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे पास में क्या होगा, 0.5 वैल्यू का मतलब है कि ये पर्टिकुलर मीडियम रेयर होगा एज कंपेयर टू एयर, जिसके साथ में कंपेयर किया। ठीक है, दूसरा मेरे पास में 4/3 आई है, 1.33 वैल्यू आ गई है, यानी कि मेरे पास में मीडियम डेंसर रहने वाला है। अब इन दोनों का आपस में कंपेयर करें, तो ये दोनों मीडियम में कौन सा रेयर होगा, कौन सा डेंसर होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाला मीडियम मेरे पास में क्या रहने वाला है, रेयर मीडियम रहने वाला है, और नीचे वाला मीडियम मेरे पास में क्या रहने वाला है, डेंसर मीडियम रहने वाला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर भी आप इसको इजीली समझ पाते हैं कौन सा मेरे पास में रेयर है और कौन सा मेरे पास में डेंसर है। ये पर्टिकुलर जो वैल्यू दी जाती है, ये मेरे पास में इंडिविजुअल को कंपेयर करके दी जाती है जब हम एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करते हैं। फिर हमें अगर दो मीडियम दे दिए गए तो उनमें से हमें पहचानना होता है कि उनको आपस में कंपेयर करेंगे तो मेरे पास में रेयर कौन सा होने वाला है और कौन सा मेरे पास में डेंसर होने वाला। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो भाई इसको लेकर मैं अब आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है भाई, ये मेरे पास में अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। बहुत सारी बुक के अंदर में आपको μ1 भी मिलेगा, μ2 इस तरह से भी लिखा होगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अगर मैं इस तरह से लिखूं तो भी आप लोग समझ लेना कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात कर रहा हूं। चलिए, तो स्नेल्स लॉ ये कहते हैं कि भाई हमारे पास में अगर ये इसका नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस के जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा वही मेरे पास में इसका नॉर्मल कहलाएगा। चलो बहुत अच्छी बात भाई, ये रे यहां पर इंसिडेंट हुई है विद मेकिंग एंगल आई। तो अब मेरे को बताओ, अगर ये मेरे पास में रेयर मीडियम है और ये मेरे पास में डेंसर मीडियम है, तो रे जो है जो इंसिडेंट हुई है कहां पर, रेयर मीडियम से।
कहां से हुई है? रेरर मीडियम से हुई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और जा कहां रही है? डेंसर मीडियम के अंदर में। तो मेरे को अब बताओ आप लोग कि ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा इसको कि अगर डी में जा रही है ये, तो आपको पता है कि डी का हमारे पास में कैसे बनना है? टुवार्ड्स द नॉर्मल आ जाना है भाई। तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल ये है, एक्चुअल पाथ इसका ये होता है अगर ये डेविएट नहीं होती तो। अगर डेविएट होगी है तो ये मेरे पास में इस डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि टुवार्ड्स द नॉर्मल। और ये जो एंगल बनेगा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा इस चीज को। चलिए, अब स्नेल्स लॉ ये कहते हैं कि अगर आप लोग के पास में ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर में जा रही है और वहां पर एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन का मतलब है कि रे ने अपने एक्चुअल पाथ से रास्ता बदल लिया है, यानी कि वो टुवार्ड्स द नॉर्मल आ गई है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ गई है, तो वहां पर जो कंसेप्ट मेरे पास में निकल के आता है वो मेरे पास में रिफ्रैक्शन का होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी कि जिस मीडियम से, ध्यान से सुनना, ये हर बार मैं n1 n2 लिखूं कोई जरूरी नहीं है, आपको जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। जिस मीडियम से लाइट आ रही है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो हमारे पास में n1 होता है। ठीक है, यानी कि n1 हो गया। और जिस एंगल पर वर्ड्स का बहुत बड़ा खेल है भाई इसके अंदर में, जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है उसका अगर हम साइन ले लें दूसरा, ये इक्वल होता है जिसमें रे जा रही है, जिसमें रे जा रही है, यानी कि मैंने लिख दिया n2 लिख दिया भाई, यहां पर n2 आ गया, जिसमें जा रही है यानी कि दूसरे वाले का आ गया मेरे पास। अभी देखना इसी खेल को मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। तो ये मेरे पास में n2 हो गया और ये मेरे पास में हो गया साइन r हो गया, उसका मल्टीप्लीकेशन हो गया साइन r के साथ में, यानी कि जो एंगल हमारे पास में आया उनके साथ में अगर मैं कर दूं इसको मल्टीप्लीकेशन, देन आई विल गेट द स्नेल्स लॉ, मेरे पास में ये बनकर आ जाता है। चलिए इसी खेल को थोड़ा सा और खेलते हैं। और अब मैं ये करता हूं कि मैंने ये रे थी जो यहां पर जो मेरे पास में बनी हुई थी, इसी को थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलो यहां पर कर देते हैं भाई इसको, मीडियम ये ले रहा हूं मैं, सारी चीज कहानी ये रहेगी मेरे पास में, और ये मेरे पास में नॉर्मल आ गया। इस रे को मैंने यहां पर इंसिडेंट करवा दिया भाई, ये मेरे पास में एंगल आई पे इंसिडेंट करवाई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो ये रे कहां जानी चाहिए? इसका मेन तो ये होना चाहिए कि भाई ये रे मेरे पास में इस पाथ को फॉलो करती चली जानी चाहिए थी। ठीक है, इस पाथ को फॉलो करते हुए निकल जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि ये मेरे पास में डेंसर टू रेरर जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि भाई n2 है वो डेंसर है और n1 मेरे पास में क्या, रेरर मीडियम है, यानी कि ये मेरे पास में डेंसर है और ये मेरे पास में रेरर मीडियम है। तो रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेरर में जा रही है, और रेरर में जा रही है तो आपको पता है कि वो क्या हो जानी है, आर को अपोजिट, यानी कि उससे क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो नॉर्मल के पास आना होता तो इस साइड में आ जाती, अवे जाना है तो भाई इसको कहां जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में निकल जाना पड़ेगा, यानी कि एंगल क्या हो जाएगा यहां पर, बड़ा हो जाएगा जब भी हमारी रे डेंसर टू रेरर यहां पर निकलती है। ये बिल्कुल इसकी नींव है भाई, ये जो चीज बता रहा हूं ना यहां पर, ये समझ में नहीं आया ना तो आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला आप लोगों को। चलो बहुत अच्छी बात आप लोगों ने भाई समझ लिया। अब इसके ऊपर मैं स्नेल्स लॉ लगा के दिखाऊं मेरे को। आप लोगों ने रट रखा था ना कि n1 sin r और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने अभी वैल्यू n1 और n2 यहां पर दे रखी है आप लोगों को। अब समझ आया कि हमें क्यों ये बताना पड़ता है आप लोगों को कि जिस में जा रही है और जिस से जा रही है। चलो अब बताओ मेरे को क्या इसका बनने वाला स्नेल्स लॉ। तो यहां पर आप बोल देंगे कि भाई जिस से जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि n2 आप लोगों ने लिख लिया, जिस से जा रही है और जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि ये मेरे पास में इंसिडेंट हो साइन आई पर इंसिडेंट हो रही है। अगर मैं ये नहीं दे रहा होता तो मान लो मैंने इसको आर रिप्रेजेंट कर दिया होता और ये एंगल मैंने मान लो आप लोग को आई रिप्रेजेंट कर दिया होता। रे की डायरेक्शन आप देखो ना कहां जा रही है, बिल्कुल मैंने सेम सिनेरियो है उसको अपोजिट कर दिया है, यहां पर मैंने साइन आर बना दिया है। तो आप लोग को यहां पर क्या लिखना होता है, यहां पर आप लोग आई भी लिखते, जो भी इंसिडेंट होता वही आप लोगों को यहां पर लिखना होता। मैं इसको आई बना के चल लेता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए कि भाई इंसिडेंट वाला मैंने इस साइड में ले लिया है, रे मेरी इस साइड में इंसिडेंट होके जा रही है। ओके, ये मेरे पास में क्या होने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो यहां पर आप लोगों ने लिखा जिस में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पर आपने लिखा n1 लिख दिया, और जिस एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है दूसरे मीडियम के अंदर में तो आपने लिखा साइन आर से हो रहा है। भाई ये जरूरी नहीं था कि मैं यहां पर आई और आर यहां पर यूज करता, कोई भी एंगल मैं इनके यूज कर सकता था। मैं यहां पर ये भी यूज कर सकता कि ये मेरे पास में आर है और ये मेरे पास में आई है। ठीक है, ये आपके जो कंसिडरेशन पे है ना उसी को यहां पर आपको यूज करके चलना होता है। ठीक है, तो आप लोग को आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हमारे पास में इन एंगल्स को यूज करके हमारे पास में इस स्नेल्स लॉ को यूज करना होता है, और क्या फॉर्मूला जो आप लोगों ने रट रखा था ना कि भाई ये n1 sin i इक्वल टू n2 sin i, ये हमेशा लगाना है।
हमेशा लगता है ये जरूरी है, ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया ना तो इससे ये बढ़िया सा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को बना के दे सकते हैं। चलिए दूसरे लॉ की यहां पर बात करते हैं। तो दूसरा लॉ मेरे को ये कहता है, बिल्कुल सेम एज इट इज जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर में बात करी थी, कि मेरे पास में जो इंसिडेंट रे होती है, यानी कि इंसिडेंट रे, दूसरी कौन सी रे होती है यहां पर, रिफ्रैक्टेड रे होती है भाई। ये कौन सी होती है, रिफ्रैक्टेड रे। और तीसरा मेरे पास में कौन सा होगा, यहां पर जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल भी क्या होने वाला है, तीनों एक ही प्लेन के अंदर में होने वाले हैं, यानी कि सेम प्लेन में हमारे पास में क्या होंगे, ये रहने वाले हैं। ठीक है भाई, अब ये बात करते हैं सेम प्लेन के रहने का मतलब क्या है। मान लो ये रे यहां पर इंसिडेंट हुई, तो ये जो रिफ्रैक्ट हो रही है ना, ये जो प्लेन आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा ना, इसी के अंदर में ही ये रिफ्रैक्ट होने वाली है, यानी कि पानी के अंदर ही होगी। पानी में आप लोगों ने डाला है तो पानी के अंदर ही रिफ्रैक्ट होगी। ऐसा नहीं कि रे ऐसे गई और आपको बाहर आते हुए ऐसे रिफ्रैक्ट होते हुए दिख रही है, नहीं। तो यही हमारे पास में कंसेप्ट है कि भाई, क्योंकि एंगल तो वो यहां पर भी बनाएगी नॉर्मल के साथ में, यहां पर भी बनाएगी, किसी भी डायरेक्शन में लोगों नॉर्मल बनने वाला है, लेकिन वो सेम प्लेन होगा। तो इसका मतलब है कि बोर्ड के साथ में चिपकते हुए चली तो बोर्ड के साथ में नीचे जाते हुए वो आपको रिफ्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी। आई होप आप लोग को यहां तक की क्लैरिटी तो बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। अगर ये आ गई है तो मैं मानता हूं कि मेरे पास में जो रिफ्रैक्शन का 80% पोर्शन मैंने आप लोगों के साथ में कवर कर लिया। अब आगे की चीजें तो बस इन्हीं के साथ में जुड़ी हुई हैं, इन्हीं को मैनिपुलेट करते हुए चीजों को हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को और मेरे को जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एक रे है, इंसिडेंट हुई है एट एन एंगल 45 डिग्री। एक रे है वो इंसिडेंट हुई है एट एंगल 45 डिग्री। ये सरफेस है मेरे पास में और यहां पर ये इंसिडेंट हुई है एट एंगल 45 डिग्री। फाइंड द डेविएशन इन द रे। जो यहां पर रे दी गई है उसका डेविएशन फाइंड करना है। और यहां पर जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, पहले मीडियम का 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे मीडियम का है वो मेरे पास में √2 आप लोगों को दिया गया है। तो फाइंड आउट करके बताओ मेरे को कि ये जो रे यहां पर गई है, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहला मीडियम तो मेरे पास में, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, 1.43 होती है शायद, ठीक है ना, √2 की जो वैल्यू होती है। तो ये डेंसर होगा और ये मेरे पास में रेयर होगा। तो रे कहां से आ रही है, रेयर टू डेंसर आ रही है। तो डी में हमारे पास में किस साइड में मुड़ जानी है, ये मेरे पास में मुड़ जानी है इस डायरेक्शन में, यानी कि रे जो रिफ्लेक्ट होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो मुझे यहां पर जो पूछा गया है वो ये पूछ रहा हूं मैं कि ये एंगल मेरे पास में, जो एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर हुआ है इस रे के अंदर में, वो कितना रहा होगा। ठीक है, तो करो भाई इसको सोल्व। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर ये मेरे पास में, मैं इस एंगल को निकालने में कामयाब हो गया, ये मेरे पास में एंगल है, इसको मैं निकालने में कामयाब हो गया, तो इस टोटल में से, सॉरी, यहां पर मैं इस एंगल को निकालने में कामयाब हो गया, ये वाला जो एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड रे और मेरे पास में नॉर्मल को निकालने में, तो ये तो मुझे पता है कि टोटल मेरे पास में 45 डिग्री होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है ना कि अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो आप सबको ये तो जानकारी है कि भाई ये टोटल मेरे पास में 45 डिग्री है, उसमें से ये मैं निकाल लूं, ठीक है, तो आप लोग ये इजीली बता देंगे। अगर 45 में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में इसका डेविएशन आ जाने। चलो भाई देख करते हैं सोल्व। इसको कैसे करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाइएगा। स्नेल्स लॉ लगाने का क्या तरीका होता है मेरे पास में, कि जो मेरे पास में जिस बी मीडियम से जा रही है, जिस से जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1 लिख दिया, जिस में जा रही है उसका हमारे पास में √2 है तो यहां पर आप लोगों ने लिख दिया। ठीक है, और जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है यानी कि sin 45 पर इंसिडेंट हो रही है, और जिस एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है यानी आप लोगों ने लिख दिया sin r, भाई यहां पर लिख दिया। बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको किया। और यहां पर आप वैल्यू रखेंगे तो sin 45 की वैल्यू होती है भाई 1/√2। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इनको याद रख लो भाई, बार बार ये यूज होने वाली हमारे में, इनके अंदर में। sin 45 की जो वैल्यू होती है 30 की याद रखो, 30 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/2। sin 45 की जो वैल्यू यूज करूंगा मैं बार बार, वो होगा मेरे पास में 1/√2। और sin 60 की जो मैं यूज करूंगा वो यूज करने वाले हम √3/2। ये तीन वैल्यू आप लोग को बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। और चौथी जो वैल्यू है वो मेरे पास में tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। ये आप लोग को 4 वैल्यू याद होनी चाहिए पूरे, अगर आप रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करो भाई। 1/√2 हो गया, ये मेरे पास में 1/√2 हो गया और ये sin r हो गया। तो यहां पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 1/2 इक्वल टू sin r। तो ये वैल्यू sin r की कब हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है जब r की जो वैल्यू है मेरे पास में, जो एंगल यहां पे आपने यूज किया है, उस r की वैल्यू मेरे पास में 30 डिग्री हो। ठीक है ना, तभी तो मेरे पास में क्या आएगा, ये sin r इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, यानी कि sin r मेरे पास में √30 है, sin 30 है, उसकी वैल्यू मेरे पास में 1/2 है, तभी तो ये बन सकती है। बिल्कुल आप लोगों ने निकाला भाई, ये मेरे पास में जो एंगल आ गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो टोटल मेरे पास में कितना एंगल था जो एक्चुअल पाथ ही कवर करती है, अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो यहां पर करने वाली थी 45 डिग्री।
लेकिन ये रिफ्रैक्ट होके अंदर की साइड में आ गई है, तो ये इसके अंदर में डेल्टा आ गया, यानी कि एक थोड़ा सा डेविएशन आ गया, देन एंगल विल बी 45 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहां पर मेरे पास में जो एंगल बना है वो मेरे पास में 15 डिग्री बना है। अगर 15 है तो सही है, नहीं तो भाई आप लोगों ने थोड़ा सा फिर दोबारा से इसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए